हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 11th की जो इलेक्टिव बुक है जिसका नाम है वोवन वर्ड्स। आज हम उसकी पोम नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। और इस पोम का आज हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द ऑथर सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में इसी पोम की समरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करूंगी मैं। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर पोम। एंड उससे पहले लेट्स रीड अबाउट आर पोएट, क्योंकि पोएट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम कनेक्ट कर पाए पोम से कि क्या पोएट के माइंड में था, क्या उसकी फीलिंग्स थी जो उसने ये पोम पूरी लिखी। सो लेट्स रीड अबाउट द पोएट। पोम के पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप इमेज देख रहे हैं ये हमारे पोएट की पिक्चर है। विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वाज बोर्न इन द ईयर 1770। इस ईयर में इनका बर्थ हुआ था एंड 1850 में इनकी डेथ हुई थी। स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड। तो इन्होंने अपनी लाइफ का काफी समय लेक डिस्ट्रिक्ट नाम के, नॉर्दर्न इंग्लैंड नाम की जगह के लेक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपना समय बिताया। एंड द मेनी आवर्स दैट ही स्पेंट वॉन्डरिंग अबाउट द हिल्स एंड वुड्स लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्री ऑन नेचर। और इन्होंने काफी टाइम वॉन्डर यानी इधर उधर घूमते रहते थे, वो हिल्स पर जाते थे, वुड्स यानी फॉरेस्ट में जाते थे, जिसकी वजह से इन्होंने नेचर के ऊपर, हमारे नेचर जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है इसके ऊपर फाइनेस्ट पोएट्री, सबसे बेस्ट क्वालिटी की पोएट्रीज ये लिखते थे। His work, Lyrical Ballads, co-authored with Coleridge in 1798, is regarded as the beginning of the English Romantic movement. तो इन्होंने लिरिकल बैलेड्स करके लिखा था जिसको को ऑथर यानी कि साथ में किसके लिखा था, कॉलरिज नाम के इंसान के ईयर 1798 में। और जब इन्होंने ये लिखा था तो उसके बाद से एक नया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था जिसको हम इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट कहते हैं, यानी रोमांटिक पोम्स भी लिखते थे। He selected subjects from nature. Usually William Wordsworth जो भी सब्जेक्ट अपनी पोम को लिखने के लिए यूज करते थे, सिलेक्ट करते थे, वो नेचर से रिलेटेड ही होता था। एंड रस्टिक लाइफ, व्हाट डू मीन बाय रस्टिक? रस्टिक मीन्स सिंपल एंड रूरल, यानी जो भी ये सब्जेक्ट चूज करते थे वो काफी सिंपल होता था, नेचर से रिलेटेड होता था, रूरल यानी गांव से या रूरल एरिया से रिलेटेड होता था, शहरों से ज्यादा रिलेटेड नहीं होता था। He held view that the language of poetry should be simple and natural. इनका ये व्यू था, इनका ये एक थॉट था, इनका ये ओपिनियन था कि पोएट्री की जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो वो सिंपल होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आए, और नेचुरल, जैसे यूजुअली लोग अपनी लाइफ जीते हैं उस अकॉर्डिंग ही वो पोएट्री को पढ़े और कनेक्ट कर पाए खुद को पोम से। ओके ओके, यहां से पोम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है लाइन बाय लाइन, सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। अब इन दो लाइंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पोम का एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि पोम किस बारे में लिखी गई है। बेसिकली पोएट ने ये पोम लिखी है कंप्लेन करते हुए कि भाई ये जो दुनिया के लोग हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इतना डेवलपमेंट हो गया, ये दुनिया के लोग वर्ल्ड से जुड़ गए और दुनिया के लोग इंडस्ट्रीज, पैसा कमाने में, उसको खर्च करने में जुड़ गए, इतना इन सब चीज़ों में लग गए कि वो नेचर को देखना, उसकी ब्यूटी को आइडेंटिफाई करना, उसकी ब्यूटी से खुश होना भूल ही गए हैं। तो बेसिकली ये पूरी पोम एक कंप्लेंट है हमारे पोएट द्वारा कि हम लोग इस दुनिया से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं, हम लोग नेचर को नहीं देख रहे हैं जो कि हमारा है, जो इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है। ओके, तो ये सारे कंप्लेंट से स्टार्ट होता है ये पोम। और ये जो पूरी पोम है ये एक सोनेट है। सोनेट बेसिकली 14 लाइन्स का ही होता है ओनली। तो जो भी पोएम सिर्फ 14 लाइन्स की हो तो समझ जाना कि वो एक सोनेट है। तो दिस एंटायर पोम इज अ सोनेट, 14 लाइन्स में ये फिनिश हो जाएगी। सो अब समझते हैं फर्स्ट 2 लाइन्स का मीनिंग। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेट और सून। इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड है इट्स टू मच विथ अस। पोम की स्टार्टिंग ही एक कंप्लेंट से, एक शिकायत से हो रही है कि ये जो वर्ल्ड है
हम इस वर्ल्ड से टू मच जुड़ गए, कुछ ज़्यादा ही जुड़ गए, इस दुनिया से इतना ज़्यादा जुड़ गए, इस दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अपने काम से, बिजनेस से इतना जुड़ गए हैं। लेट एंड सून, लेट यानी पास्ट में पहले भी ऐसा होता था, सून यानी फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट में ऐसा एक्चुअली हो रहा है। तो पोएट कह रहे हैं हम इतना ज़्यादा जुड़ चुके हैं इस दुनिया से, पहले भी जुड़ गए थे, अभी जुड़े ही हुए हैं, दैट मीन्स सून यानी फ्यूचर में भी हम इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम सिर्फ गेट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, एंड स्पेंडिंग यानी खर्च कर रहे हैं। बस हमारे दिमाग में एक ही बात है कि पैसा कमाएं और खर्च करें। वी ले वेस्ट आर पावर्स, और ये करने में, पैसा कमाने और खर्च करने में हम हमारी पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं। कौन सी पावर्स? क्योंकि हमें इंसान का, एक ह्यूमन का जन्म मिला है, वी आर बॉर्न एज ह्यूमन्स ऑन दिस अर्थ, हमें उसके साथ पावर्स भी मिली हैं, चीज़ों को समझने की, देखने की, नेचर को देखने की, उसकी ब्यूटी को एंजॉय करने की, जो किसी एनिमल या किसी डिफरेंट स्पीशी में नहीं है। ये पावर, ये वरदान सिर्फ ह्यूमंस को ही मिला है। तो पोएट कहते हैं कि हम सिर्फ पैसा कमाने में और खर्च करने में इतना व्यस्त हो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं कि हम हमारी नेचुरल पावर, जो इंसानी जन्म होने के साथ हमें मिली है, नेचर को देखने की, इसकी खूबसूरती को समझने की, उसको वेस्ट कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, हम उस नेचर को बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर, और कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं, दैट इज आर्स, जो कि हमारा ही है। ये पूरा नेचर, ये पूरी कुदरत, इसकी सुंदरता, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब हमारी ही है। भगवान ने इसे हमें सुख देने के लिए इस धरती पर रखा है, तो हम इसे देख नहीं रहे हैं और इसको एंजॉय करने की जो हमें पावर मिली उसे वेस्ट कर रहे हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। सॉर्डेड का मतलब क्या होता है? एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर लाइक ग्रीड, इमोरलिटी एटसेट्रा। तो सॉर्डेड यानी कि ह्यूमंस के अंदर जो बैड क्वालिटीज होती हैं, जैसे लालच, इमोरल होना यानी कि गलत काम करना, सारी जो बुरी क्वालिटीज एक इंसान के अंदर होती है वो होता है सॉर्डेड। बून का मतलब होता है ब्लेसिंग, कोई आशीर्वाद, हमें कोई ब्लेसिंग मिली हुई है। तो पोएट कहते हैं कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स, हमने तो बिल्कुल अपने दिल में से सब नेचर के बारे में निकाल ही दिया है। हम तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है पत्थर दिल हो गए, हमने अपना दिल कहीं दे दिया है, और इतने पत्थर दिल हो गए कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि नेचर, ये कुदरत कितनी खूबसूरत है और इसको एंजॉय करना चाहिए, इसकी ब्यूटी को चेरिश करना चाहिए। और ये चीज़ हमारे लिए एक सॉर्डेड बून की तरह है, यानी लालच भरी ब्लेसिंग। यानी हमें ब्लेसिंग तो मिली है, लेकिन हमारे मन में इतनी लालच भरी हुई है पैसा कमाने की, खर्च करने की, दुनिया में इतना व्यस्त होने की, कि हम इस ब्लेसिंग को भूल ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। द सी दैट बेयर्स हर bosom टू द मून, द winds that will be howling at all hours। अब bosom का मतलब क्या होता है? bosom का मतलब होता है चेस्ट या छाती। हाउलिंग का मतलब होता है टू मेक अ लाउड क्राई और साउंड, जब आप बहुत तेज आवाज होती है किसी चीज की, चीख की जो आवाज होती है उसे हम कहते हैं हाउलिंग। तो बोल रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए इन टू लाइंस में कितना डीप इमेजिनेशन रहा है हमारे पोएट का। जो सी होता है, जो समुद्र होता है, जब रात हो जाती है और ऊपर से जब मून आता है रात में, और मून की जो लाइट है और मून की जो रिफ्लेक्शन है वो पूरी कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? नीचे सी पे। तो सी पे आप मून लाइट को फील कर सकते हो वहाँ पे, और वहाँ पर आप मून का रिफ्लेक्शन पानी पे देख सकते हो। तो पोएट कहते हैं कि जो सी है वो अपना शर्ट निकाल के, अपनी छाती खोल के मून की तरफ देख रहा है उसको, और मून की पूरी रिफ्लेक्शन आ रही है। और ये कितनी सुंदर चीज़ है, क्या ये आप लोगों ने नोटिस करी है? क्या ये आप लोगों ने इस नेचर की खूबसूरती को देखा है? द विंड दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, जो विंड, जो समुद्र, सी के ऊपर जो हवाएं हैं वो इधर उधर हाउल करती रहती हैं हर घंटे, यानी ऑल द टाइम, यानी इधर से उधर मूव करती हैं। आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और वो अब स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह हो गई है। स्लीपिंग फ्लावर का मतलब होता है मुरझाए हुए फूल।
विदर्ड फ्लावर्स यानी मुरझाए हुए फूल। तो ऑथर हमें ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो सी के ऊपर मून की रिफ्लेक्शन आ रही है, ये ठंडी हवाएं जो चल रही हैं चीखती चिल्लाती हुई, ये खूबसूरत सा जो नज़ारा है ये हम नहीं देख पा रहे हैं और हम स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह बन गए हैं, यानी मुरझाए हुए फूल। जैसे एक फूल मुरझा जाता है, उसमें कोई जान नहीं बचती, उसमें कितना ही पानी डालो वो फिर से खिल नहीं सकता क्योंकि वो एक तरीके से डेड हो चुका है। उसी तरीके से हम हो चुके हैं। हम अपनी लाइफ में, अपने काम में इतना पैसा कमाने में व्यस्त हो चुके हैं, खर्चा करने में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि अब हम एक मुरझाए हुए उस फूल की तरह हो गए हैं जिसको नेचर की खूबसूरती का कोई एहसास ही नहीं है। अब नेचर कितना भी हमारे सामने होगा, हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि हम पर उसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा, हम पर कोई जू नहीं रेंग रही। हम इतने ज़्यादा हमने अपना दिल निकाल दिया अपने अंदर से और इतने पत्थर दिल बन गए हैं। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इन सारी अच्छी चीज़ों के लिए, इन एवरीथिंग, इन सब चीज़ों के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम लोग आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, यानी वी आर लिविंग फास्ट लाइफ दैट इग्नोर्स आवर ब्यूटीफुल नेचर। हमारी जिंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी हमारी लाइफ इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हम इस खूबसूरत नेचर को इग्नोर कर चुके हैं और हम ये चीज़ रियलाइज भी नहीं कर पा रहे। आउट ऑफ ट्यून का ट्यून मतलब कोई ट्यून, कोई म्यूजिक, कोई संगीत। जब हम कोई गाना गाते हैं और अगर हम उनसे कहते हैं यू आर आउट ऑफ ट्यून, यानी आप म्यूजिक के बाहर हो, आप बेसुरे साउंड कर रहे हो, तो आउट ऑफ ट्यून यानी कि आप इस ट्यून के बाहर, इस ब्यूटीफुल म्यूजिक के बाहर हो चुके हो, इस नेचर को आप देख ही नहीं पा रहे हो, इतना अपनी लाइफ को एंजॉय करने में और अपनी फास्ट लाइफ को चलाने में इतना बिजी हो चुके हो। It moves us not, great God, I would rather be a pagan suckled in a creed outworn. It moves us not यानी कि हम हिलते भी नहीं है इस ब्यूटीफुल नेचर को देख के, यानी हम पर कोई जू नहीं रेंग रही इस ब्यूटीफुल नेचर को देख के भी। कितना ही सुंदर पहाड़ देख लें, बारिश देख लें, रिवर देख लें, माउंटेन देख लें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड, हे भगवान, मतलब इतनी सुंदर चीजें भी हम पर कोई जू नहीं रेंग रही, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतने हम लोग पत्थर दिल हो चुके हैं इंसान। आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न। अब पोएट कहते हैं इससे अच्छा तो मैं कोई पैगन बन जाऊं। पैगन कौन होता है? अ पर्सन हुज रिलीजियस बिलीव्स डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द मेन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पैगन पुराने ज़माने में वो इंसान होता था जो कोई मेन रिलीजन को नहीं मानता था, यानी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी, ये जो मेन रिलीजन से इनको नहीं मानता, वो उसका खुद का रिलीजन होता था। वो सिर्फ नेचर, कुदरत, उसकी ब्यूटी को मानता था। तो यहाँ पे हमारे पोएट कह रहे हैं कि इतनी अच्छी ब्यूटीफुल नेचर की चीज़ों को देख के भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे अच्छा तो मैं कोई पैगन बन जाऊं, यानी ऐसा इंसान बन जाऊं जो किसी रिलीजन को नहीं माने और सिर्फ नेचर, सिर्फ कुदरत का एक रिलीजन है जिसको वो माने। सकल्ड यानी कि रेज्ड, और बड़ा हूं इन अ क्रीड आउटवर्न। क्रीड यानी कि रिलीजन, एक ऐसे रिलीजन में, और आउटवर्न यानी कि आउटडेटेड। अब पैगन का जो रिलीजन है ये पुराने एंशिएंट जमाने में होता था, तो ऑथर कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मैं कोई पैगन बन जाऊं उस पुराने ज़माने में जो किसी ऐसी आउटडेटेड रिलीजियस फैमिली में पैदा हो जो किसी मेन रिलीजन को नहीं मानती, जो सिर्फ नेचर को मानती है और हर चीज़ उसकी नेचर से, कुदरत, मोटिवेशन, मेडिटेशन, इन सब से रिलेटेड हो। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली। तो ऑथर कहते हैं कि और मैं एक प्लेजेंट, एक बहुत सुहावने ली में खड़ा हो जाऊं। What is a lee? An open grassy area, एक खुला घास से भरा हुआ मैदान। तो ऑथर कहते हैं, पोएट, कि इससे अच्छा तो मैं एक खुले मैदान में, घास में खड़ा हो जाऊं और खुली हवा में सांस लूं और इस ब्यूटीफुल नेचर को फील करूं अपने अंदर। आगे बढ़ते हैं। Have glimpses that would make me less forlorn। तो ऑथर कहते हैं कि अगर मैं इस, पोएट कहते हैं अगर मैं किसी ऐसे खुली घास वाली जगह में आ जाऊं और इतना फील करूं इस वर्ल्ड को, तो मुझे किस चीज़ के ग्लिम्सेस, किस चीज़ की झलकियां देखने को मिलेंगी? बहुत ब्यूटीफुल चीज़ों को देखने को मिलेगा नेचर की, जो मुझे लेस फोरलॉन करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय फोरलॉन? सैड, दुखी।
क्योंकि ह्यूमंस अपनी लाइफ में बहुत दुख में भरे हुए हैं, उनकी लाइफ में टेंशन है, वरीज है, किसी को डिजीजेज है, बीमारी, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो पोएट कहते हैं कि अगर मैं ऐसे खुले घास वाले लैंड पे खड़ा हो जाऊं और खुली हवा में सांस लूं और इस नेचर को से खुद को कनेक्ट करूं, तो मुझे झलकियां मिलेंगी इन सब ब्यूटीफुल चीज़ों की, और मैं लेस फॉरलॉर्न रहूंगा, यानी लाइफ में सैड, दुखी कम रहूंगा। हैव साइट ऑफ प्रोटेस राइजिंग फ्रॉम द सी, और अगर मैं खुद को नेचर से जोड़ूंगा तो हैव साइट ऑफ प्रोटियस, मुझे प्रोटियस को भी देखने की झलक मिलेगी। अब प्रोटियस कौन है? अ कैरेक्टर इन ग्रीक माइथोलॉजी हु कुड प्रेडिक्ट और फोरसी फ्यूचर। एक ग्रीक माइथोलॉजी यानी ग्रीक जमाने में, एंशिएंट जमाने में एक ऐसा कैरेक्टर हुआ करता था प्रोटियस, जो फ्यूचर देखना और प्रिडिक्ट करना जानता था। तो वो कह रहा है कि, और वो सी में से निकला करता था, वो यूजुअली नेचर, पानी के आसपास रहता था। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने आप को नेचर से कनेक्ट करूंगा ना, तो मैं तो प्रोटियस को भी देख सकता हूं, यानी इतना नेचर पावरफुल है। और हेयर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेडेड हॉर्न, और अगर मैं खुद को नेचर के आसपास या नेचर से पूरी तरीके से जोड़ के रखूंगा तो मैं ट्राइटन को हेयर यानी सुन भी सकता हूं। अब ये ट्राइटन कौन है? Triton, a sea god in Greek mythology, whose half body is of a man and half body was a dolphin. He was famous for blowing a horn or a shell in the sea. तो ऑथर कहते हैं कि अगर मैंने खुद को नेचर से जोड़ लिया तो पुराने ग्रीक माइथोलॉजी में ट्राइटन होता था, यानी कि वो समुद्र का भगवान, सी गॉड हुआ करता था, लाइक दिस। और इसका आधा शरीर इंसान का होता था और जो लोअर बॉडी होती थी वो डॉल्फिन मछली की बॉडी होती थी, और ये समुद्र में से बाहर निकलते थे और अपना इस तरीके से ये हॉर्न बजाते थे। ये पूरा कवर्ड हॉर्न रहता था और इसको, इस शेल को, इस कूच को बजाते थे ये। तो ऑथर कहते हैं कि मैं अगर खुद को नेचर से जोड़ लूंगा तो मैं ट्राइटन को भी देख सकता हूं जो समुद्र से निकल के अपना हॉर्न ब्लो कर रहा है। ब्लो हिज रेथिड हॉर्न, रेथिड यानी कवर्ड हॉर्न, यानी कि ढका हुआ, ये पूरा कवर्ड रहता है इस तरीके से, और इसको, इस हॉर्न को वो बजाते हैं। तो बेसिकली इस पूरी पोम में हमें पोएट सिर्फ यही समझाना चाह रहे हैं कि लाइफ तो आपकी बिजी है, काम तो आपको करना है, पैसा कमाना है लाइफ को जीने के लिए, और पैसा अगर कमाया तो ऑब्वियसली यू विल स्पेंड योर मनी ऑल्सो, बट देन एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को नेचर से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि हमने इंसान का जन्म पाया है और हमारे पास ये सुपर नेचुरल पावर है कि हम इस नेचर को, इस ब्यूटी को समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, फील कर पाएँ और अपने दुख और पेन्स को कम कर पाएँ इस नेचर से कनेक्ट होके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर पोम। ओके, अब जो हमारे इस पोम के पोएट हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो यूजुअली नेचर से रिलेटेड पोम्स ज़्यादा लिखते हैं, और इस पोम में भी उन्होंने एक कंप्लेन करी है, एक शिकायत करी है हम ह्यूमन से कि हम अपनी लाइफ में, अपने काम में इतना बिजी हो गए कि सिर्फ अर्न करना एंड स्पेंड करना, कमाना और खर्च करने पे ही ध्यान दे रहे हैं, और इस ब्यूटीफुल नेचर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जो कंप्लेन है आज हम पढ़ेंगे इस पोम में। सो लेट्स बिगिन विथ आवर समरी। द मटीरियल वर्ल्ड दैट ऑफ द सिटी, आवर जॉब्स, आवर इनन्यूमरेबल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंट्रोल्स आवर लाइफ। तो पोएट कहते हैं कि जो मटीरियल वर्ल्ड है, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो लालच से भरा हुआ है, ये शहरों में हो रहा है, क्योंकि शहरों में हम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनन्यूमरेबल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे ऊपर, यानी अनगिनत पैसों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज मुझे ये खर्चा करना है, आज मुझे बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरनी है, आज मुझे ट्यूशन की फ़ीस भरनी है, आज मुझे घर का राशन खरीदना है। हमारे ऊपर बहुत सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल्स आवर लाइफ्स, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को क्या कर रही है? कंट्रोल करके बैठी है। वी आर ऑलवेज रशिंग फ्रॉम वन थिंग टू द नेक्स्ट, और हमारी लाइफ अब ऐसी हो गई है कि हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बस पे रश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी हर चीज़ करने को सोच रहे हैं। वी अर्न मनी वन डे जस्ट टू स्पेंड इट द नेक्स्ट डे। हम आज पैसा कमा रहे हैं क्योंकि कल हमें खर्चा करना है, तो हमारे दिमाग में केवल एक ही चीज़ है कि मुझे पैसा कमाना है, खर्च करना है, आज उसके पैसे देने हैं, आज उसकी फ़ीस भरनी है, आज खाना लाना है, आज कार खरीदनी है। हमारे दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही हैं। The result of this is that we have destroyed an important part of our humanity. और इन सब चीज़ों का क्या रिजल्ट, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस निकला है कि हमने
एक अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी इंसानियत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया है। वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू कनेक्ट विथ नेचर। और इन सब रीजंस की वजह से इसका आज ये रिजल्ट निकला है कि हम नेचर से, कुदरत से खुद को कनेक्ट करने की जो हमारी एबिलिटी है उसको खो चुके हैं। यूजुअली इंसानों की लाइफ में पेन, दुख, दर्द होता है और हम इन सब चीज़ों से ओवरकम तभी कर पाते हैं जब हम खुद को नेचर से कनेक्ट करते हैं। कई बार होता है कि हम लोग किसी माउंटेन पे चले जाते हैं या पहाड़ों पे, हिमाचल चले जाते हैं, तो हम सब चीज़ें भूल जाते हैं, उस नेचर को अपने आसपास पूरा कवर कर लेते हैं और उसमें हम अपने सारे पेन्स, दुख, दर्द भूल जाते हैं। लेकिन आज की डेट में हम इतना अपनी लाइफ्स में बिजी हो चुके हैं कि हम नेचर से खुद को कनेक्ट करने की एबिलिटी ही खो चुके हैं। In exchange for material gain, we have given away our emotions and liveliness. मटीरियल गेन, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में और दुनिया की ये चकाचौंध चीज़ों को कमाने के लिए हम अपने इमोशंस और अपने लाइवलीनेस खो चुके हैं। हमें अगर नदी में जाना है, रिवर राफ्टिंग करना है, या मुझे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश मुझे जाना है, स्नोफॉल देखना है मुझे फॉर एग्जांपल, तो ये सब इमोशंस अपने अंदर हम खो चुके हैं क्योंकि हम इतने बिजी हैं कि हम अब नेचर को देख ही नहीं पा रहे हैं। This ocean that reflects the moonlight on its surface and the peaceful night, which is like flowers whose petals are folded up in the cold, these natural features still exist, but we just can't appreciate them. तो ये जो लाइंस है, ये एक्सप्लेनेशन है आपकी पोम की, 2 लाइंस का एक्सप्लेनेशन है कि पोम में बोलते हैं कि जो सी है, जो ओशन है, वो रात का समय चल रहा है, बिल्कुल शांत एंड बहुत काम इन्वायरमेंट है। जो ओशन है उसके ऊपर मूनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है, पानी पे मून का रिफ्लेक्शन दिखता है और रात के समय जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं आसपास, वो मुरझा जाते हैं, यानी अपने आप को फोल्ड कर देते हैं। मुरझाते हैं यानी कि रात को फ्लावर्स सो जाते हैं, अपने आप को श्रेड डाउन कर देते हैं और फिर सुबह होते ही खिलते हैं। तो पोएट कहते हैं ये सारी चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप सुकून में कभी रात को पानी के पास, ओशन के पास जाओ तो आपको दिखेगा कि कैसी ब्यूटीफुल मून जो है वो सी के ऊपर उस अपनी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। फ्लावर्स झुके हुए हैं, फोल्डेड है, यानी कि अभी जो कलियां हैं खिली नहीं है, रात के समय सो गए हैं फूल और सुबह खिलेंगे। वहाँ जो ठंडी हवाएं चल रही, कूल ब्रीज चल रही है सी पे, ये सारी चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इतने बिजी हो चुके हैं कि अब हम इन सब चीज़ों पे ना ध्यान दे पा रहे हैं, ना इनको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, यानी कि ना इस नेचर की ब्यूटी की कोई हम तारीफ़ कर पा रहे हैं। हम ये सब चीज़ें शायद खो चुके हैं अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। Our lives have nothing to do with the rhythms of the natural world. हमारी लाइफ आज की डेट में ऐसी हो गई है कि हमको नेचुरल वर्ल्ड, ये जो नेचर है, इस कुदरत है, इसके रिदम्स, इसकी ब्यूटी से हमें आज की डेट में कोई लेना देना नहीं है। एज अ रिजल्ट दोज रिदम्स हैव नो इमोशनल इम्पैक्ट ऑन अस। और इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि इस नेचर का, इस रिदम्स, इस ब्यूटी का हम पर कोई इमोशनल इम्पैक्ट नहीं है। हम इन ब्यूटीफुल नेचर की चीज़ों को देख के हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट इज़ नॉट इवन मूविंग अस, यानी हम पर जू भी नहीं रेंग रही। अगर हम कोई बहुत ब्यूटीफुल स्नोफॉल देख रहे हैं तो हम लगे हुए अपने काम में, बाहर इतनी ब्यूटीफुल चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब हम पे जू भी नहीं रेंग रही कि अगर बाहर स्नोफॉल हो रहा है तो जाके देखें, उसे इंजॉय करें और इस नेचुरल ब्यूटी की तारीफ करें, इसको अप्रिशिएट करें। हम पर अब इन इमोशंस का अब कोई असर पड़ना बंद हो गया है क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। सिर्फ पैसा कमाना और खर्च करना हमारे दिमाग में एक ही चीज़ है बस। माई गॉड, I wish that I were raised in a culture of pagans, though that religion is now outdated. अब ये सारी चीजें देखकर हमारे पोएट कह रहे माय गॉड, हे भगवान, बाप रे। ये आय कौन है? ये हमारे पोएट हैं। तो जो पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो कहते हैं बाप रे, इससे अच्छा तो यही होता ये देखने के बाद कि मैं पैगन्स के कल्चर में पैदा होता। अब पैगन्स कौन होते हैं? यूजुअली पुराने ज़माने में, एंशिएंट ग्रीक के ज़माने में पैगन्स हुआ करते थे, यानी ये वो लोग होते थे जो कोई मेन रिलीजन को नहीं मानते थे, यानी क्रिश्चियनिटी या जूडाइज्म, जूइश कल्चर, इन सारे कल्चर्स को नहीं मानते थे। इनका कोई रिलीजन नहीं होता था। इनका सिर्फ एक ही रिलीजन होता था कि ये नेचर को, कुदरत को मानते थे, उसी की तारीफ करते थे और खुद को हमेशा नेचर से ही जोड़े रखते थे। यही इनका धर्म था, यही उनका रिलीजन था।
आज के ज़माने में ये रिलीजन आउटडेटेड हो चुका है, यानी अब पैगन्स नहीं है, ये बहुत पहले एंशिएंट टाइम में रहते थे। तो ये सब देख के पोएट बहुत दुखी है और कंप्लेन करते करते फ्रस्ट्रेट होके कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो ये होता कि मैं पैगन्स के कल्चर में पैदा होता, वहीं बड़ा होता। भले ही वो रिलीजन आज की डेट में आउटडेटेड हो चुका है, कोई इस रिलीजन को मानता नहीं है, पैगन्स है नहीं, पर अच्छा तो यही होता, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं नेचर से जुड़े हुए थे, कुदरत को देखते थे, एंजॉय करते थे, इस ब्यूटी को फील करते थे। हमने इस दुनिया में इंसान का जन्म लिया है और इस जन्म के साथ हमें सुपर नेचुरल पावर्स मिली है कि हम इस ब्यूटी को देख सकते हैं, हम नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, हम इस नेचर में रह सकते हैं, और ये नेचर हमारा ही है। भगवान ने इसे हमारे लिए ही सब बनाया है, हम इंसानों के लिए, और इन सब चीज़ों में हम अपनी सुपर नेचुरल पावर खो रहे हैं। That way, standing on this pleasant patch of grass, I might be calmed by the image of the ocean before me. तो ऑथर कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं एक प्लेजेंट पैच ऑफ ग्रास, एक खुले मैदान में जो घास से भरा है, वहां खड़ा हो जाऊं ओशन के पास या सी के पास, और काम हो जाऊं, यानी मुझे शांति मिले, सुकून मिले घास पे खड़े होके सामने सी को देखकर, और मैं उस ओशन को, सी को देख के काम फील करूं, यानी कि बहुत सुकून मिले मुझे। I might see the Greek god Proteus taking shape before my very eyes, or hear another Greek god Triton blow his legendary spiral grooved conch shell. तो ऑथर कहते हैं अगर मैं नेचर से जुड़ जाऊं तो हो सकता है मुझे ग्रीक गॉड प्रोटियस दिख जाए। ग्रीक माइथोलॉजी में एक उनके भगवान थे जिनका नाम था प्रोटियस। इनके अंदर क्वालिटी थी कि ये फ्यूचर को देख सकते थे, फोरसी कर सकते थे, प्रिडिक्ट कर सकते थे हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को। ये यूजुअली ओशन या पानी के आसपास रहते थे। तो ऑथर कहते हैं कि हो सकता है कि मुझे प्रोटियस दिख जाए, मैं इतना कनेक्ट हो जाऊं, इतना जुड़ जाऊं नेचर से कि मुझे ग्रीक गॉड प्रोटियस दिख जाए और मेरी आंखों के सामने वो शेप ले लें, यानी कि प्रकट हो जाए। या फिर मैं दूसरे ग्रीक गॉड जिनका नाम है ट्राइटन, उनको देख लूं। ट्राइटन एक और ग्रीक के ज़माने के गॉड थे। इनका आधा शरीर इंसान का होता था और नीचे का जो इनकी बॉडी थी वो डॉल्फिन मछली की बॉडी थी। ये पानी में से निकलते थे, प्रकट होते थे और अपना कूच शेल बजाते थे। लेजेंडरी था वो, यानी कि ये सिर्फ यही बजा पाते थे। इनको सी गॉड भी कहते थे। तो ऑथर कहते हैं हो सकता है इस पानी के पास खड़े होके, इस नेचर से खुद को कनेक्ट करके मुझे ट्राइटन दिख जाए और वो अपना लेजेंडरी स्पाइरल हॉर्न, इनका जो हॉर्न होता था वो इस तरीके से स्पाइरल होता था ऐसे करके। तो वो जो कहते हैं कि मैं वो स्पाइरल हॉर्न उनका देखूं, सुनूं, उनको अपने आंखों के सामने प्रकट होते हुए देखूं, और वो अपना ऐसे जो शेल बजा रहे हैं वो मैं देखूं। तो ये सारी चीज़ें मैं देख सकता हूं अगर मैं नेचर से कनेक्ट हो जाऊं, अगर मैं कुदरत को अपना मान लूं और इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करूं। और ये शायद मैं तब कर सकता हूं जब मैं अपनी लाइफ, जो मेरी इतनी फास्ट लाइफ चल रही है, इतनी भागा दौड़ी चल रही है मेरी ज़िंदगी में, इन सबको थोड़ी देर के लिए शांत करके खुद को मैं मेडिटेट करूं, नेचर से कनेक्ट करूं। तो मैं ये सारी चीज़ें देख सकता हूं जो ये दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल पोम जिसमें पोएट चाहते कि हम नेचर को अप्रिशिएट करें और उससे अपने आप को कनेक्ट करें। नाउ लेट्स बिगिन विथ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। Question number 1. Why does the poet prefer to be primitive pagan rather than a member of a civilized society? ऑथर क्यों चाहते हैं कि मैं प्रिमिटिव पैगन, वो पुराने ज़माने में जो पैगन था, यानी वो रिलीजन था जो कोई मेन रिलीजन को नहीं मानते, बस अपना खुद का रिलीजन मानते हैं कि हम नेचर को मानते हैं। तो पोएट ये पुराने ज़माने का पैगन क्यों बनना चाहते हैं और ना ही इस सिविलाइज्ड सोसाइटी, आज के ज़माने में डेवलप्ड मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट क्यों नहीं बनना चाहते? उनको वो पुराने आउटडेटेड पैगन का रिलीजन क्यों उनको एक्सेप्ट करना है? सो द आंसर इज पोएट कंसिडर्स पैगन मोर आइडियलिस्टिक देन ह्यूमंस। क्योंकि पोएट को लगता है कि जो पैगन है वो ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, यानी उसने ऐसी आइडियाज़, ऐसी आइडियोलॉजी सोची जो शायद कोई नहीं सोच सकता। वो बिल्कुल सही है और ये ह्यूमंस कभी नहीं सोच सकते। He believes that humans are becoming more and more self-centered and materialistic. क्योंकि पोएट ये बिलीव करने लग गए हैं अब कि जो ह्यूमंस हैं वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लालची हो गए, खुद के बारे में सोचने वाले, सेल्फिश हो चुके हैं और उनको सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ही मतलब है, यानी वो चीज़ें जिसमें
कोई फाइनेंशियल या मॉनेटरी गेन है, पैसा मिल रहा है, घर, गाड़ी, दौलत, पैसा, इनको सिर्फ ये सब चाहिए, नेचर और कुदरत इनको नहीं चाहिए। दे हैव लेफ्ट देयर वैल्यूज बिहाइंड एंड फाइंड वेज टू अटेन मोर वेल्थ। उन्होंने अपनी वैल्यूज, अपने जो संस्कार हैं, इंसानों ने बहुत पीछे छोड़ दिए हैं और बस ज्यादा से ज्यादा वेल्थ यानी पैसा कमाने में लग गए हैं। द पैगन्स आर पीपल हु सबमिट देमसेल्व्स टू गॉड। पैगन वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को गॉड को सबमिट कर दिया था यानी समर्पित कर दिया था और खुद को नेचर से जोड़ दिया था। दे वर्शिप सुप्रीम पावर एंड द पोएट वांट्स टू बी लाइक देम। वो सुप्रीम पावर, सिर्फ एक भगवान, सिर्फ नेचर, कुदरत को पूजते हैं, पूजा करते हैं और पोएट को उन्हीं पैगन्स के जैसे बनना है। हम इंसानों जैसे उनको नहीं बनना है जो कि लालच से भरे हुए हैं। पोएट बिलीव्स that due to modernization and growing industrialization, people are heading towards a more dangerous lifestyle. तो पोएट को ये लगता है कि क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गया है, दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई है, बहुत आगे बढ़ गई है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया यानी इंडस्ट्रीज दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, लोग बिजी होते जा रहे हैं अपने बिजनेस में, काम में, लोग इन सब चेंजेस की वजह से एक बहुत डेंजरस लाइफस्टाइल, अजीबोगरीब लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं जिसमें नेचर, कुदरत, गॉड का कोई रोल नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। इसीलिए पोएट को हम ह्यूमंस जैसे नहीं बनना, उन आउटडेटेड पुराने ज़माने पैगन्स जैसे बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट आर ह्यूमन बींग्स आउट ऑफ ट्यून विथ। पोएट के अकॉर्डिंग ये जो ह्यूमन बींग्स है किस चीज़ को लेके आउट ऑफ ट्यून हो गए, यानी किस चीज़ को लेके वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ ट्यून यानी अपनी ही अलग किसी दुनिया में हो गए। ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पोएट को लगती है ह्यूमंस के बारे में? सो द आंसर है द पोएट लाइक्स टू बी इन लिंक्ड विथ नेचर अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब पोएट को क्या अच्छा लगता है? पोएट को अच्छा लगता है कि वो कहीं ना कहीं नेचर से लिंक्ड रहे, जुड़ा रहे नेचर से और थोड़ा दूर ही रहे वर्ल्ड ऑफ मॉडर्नाइजेशन से, मॉडर्न डेवलप्ड दुनिया से जो बहुत आगे बढ़ गई है। पोएट को नेचर से ही जुड़े रहना पसंद है। ही लाइक्स टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट टेक हिम फार फ्रॉम हिज बिलव्ड नेचर। पोएट को उन सारी चीज़ों से दूर रहना है जो उनको खींच रही है उनके बिलव्ड नेचर से, क्योंकि पोएट इस नेचर को बहुत प्यार करते हैं। तो जो चीज़ें उनको नेचर से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पोएट उन सारी चीज़ों से दूर हो जाना चाहते हैं क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ नेचर के पास रहना है। हिज वर्क शो लव फॉर नेचर एंड अदर थिंग्स। जो भी काम पोएट कर रहे हैं, जो भी पोएट्री लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको नेचर के बारे में ही दिखेगा और दूसरी नेचर से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में दिखेगा। इनफैक्ट ये पोम भी जो हम पढ़ रहे हैं ये भी नेचर से ही रिलेटेड है। ही राइट्स अबाउट ह्यूमंस एंड देयर डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट्स टुवर्ड्स नेचर। पोएट हमेशा इंसानों के बारे में लिखते हैं और उनके डिसरिस्पेक्टफुल यानी कि जो इंसान इस नेचर की, इस कुदरत की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, पोएट हमेशा इन सब चीज़ों को लिखते हैं अपनी पोएट्रीज में। ही mentions about various things that nature presents to human beings in order to relax him. पोएट ये भी लिखते हैं अपनी पोएट्रीज में वो सारी चीज़ें जो नेचर ने हम इंसानों के सामने प्रेजेंट करके रखी कि आओ देखो ये ब्यूटीफुल नेचर, और इन सब चीज़ों से इंसान कहीं ना कहीं रिलैक्स भी होते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, उनको सुकून भी मिलता है। लेकिन क्योंकि लालची हो गए, ग्रीडी हो गए, ह्यूमन बींग्स मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ गए, मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ गए, सिर्फ अर्निंग और स्पेंडिंग और पैसा, मनी उनके दिमाग में, इस वजह से ये सारी चीज़ों को इंसान आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं। ह्यूमन बींग्स आर आउट ऑफ ट्यून विथ नेचर। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन बींग्स किस चीज़ से आउट ऑफ ट्यून हो गए यानी दूर हो गए, तो ह्यूमन बींग्स आर आउट ऑफ ट्यून विथ नेचर। ह्यूमन बींग्स नेचर के ट्यून में है नहीं, नेचर से जुड़े ही नहीं है, अपनी लाइफ में जा रहे हैं। एंड द गिफ्ट्स इट प्रेजेंट्स टू द बींग्स, और वो सारे गिफ्ट्स, वो सारे तोहफे जो नेचर ने प्रेजेंट करे हैं हम इंसानों को, ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान इनसे आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं और इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा, और जब वो समझेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। तो ये जो हमारी पोम है जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसके पोएट कौन है यानी इसके कवि कौन है, किस व्यक्ति ने ये कविता लिखी है?
तो आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे आपको लगाना है एक टिक मार्क। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जॉन कीट्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी विलियम ब्लैक एंड ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ। जैसे कि हमने क्लियरली इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स, इस पोम की समरी, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था कि ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे पोएट हैं इस पोम के। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स आर इन द पोम। अभी जो पोम है इसमें कितनी लाइन्स गिवन है। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसलिए पूछा गया क्योंकि इसके पीछे एक मीनिंग या एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 18 लाइन्स है पोम में, बी 14 लाइन्स, सी 12 लाइन्स या डी 24 लाइन्स। तो जैसे कि हमने पोम अच्छे से पढ़ी हुई है, हमें क्लियरली पता है कि जो पूरी पोम है ये 14 लाइन्स की है। ऑप्शन नंबर बी 14 लाइन्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जिन पोम्स में सिर्फ ओनली 14 लाइन्स होती हैं उसे हम कहते हैं सोनेट। इट इज अ टाइप ऑफ पोम। तो जिन पोम्स में सिर्फ 14 लाइन्स या 14 लाइनें होती हैं उन्हें हम कहते हैं सोनेट। तो दिस पोम इज अ सोनेट क्योंकि इसमें सिर्फ 14 लाइन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सी गिव टू द मून। अब पोम में मेंशन करा गया है कि जो सी है, ये समुद्र जो है, वो ऊपर आसमान में जो मून है उसको क्या दे रहा है। तो पोम में इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि इवनिंग के टाइम पे जो सी है, जो समुद्र है, वो इस तरीके से यहाँ पे मतलब वहाँ पे है सी, और ऊपर जो स्काई में मून है वो अपनी लाइट जो है इस सी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्लियरली जो मून है वो किस में दिख रहा है, सी, यानी पानी की रिफ्लेक्शन में, उसकी जो रिफ्लेक्शन आ रही है ऊपर से, लाइट रिफ्लेक्शन, मून लाइट, उसमें दिख रहा है और वो नेचर बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो इस पोम में जो लाइंस दी हुई हैं कि जो सी है वो मून को क्या दे रहा है, तो एक तरीके से जो मून है वो क्या ले रहा है सी से, उसका बूजम। बूजम बोले तो व्हेन अ फीमेल टेक ऑफ हर शर्ट तो शी गिव्स हर चेस्ट अवे टू समवन। तो ये मीनिंग कुछ इस तरीके से, दिस डीप मीनिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस पोम। सो ऑप्शंस हैं, हर वाटर, क्या वो अपना पानी दे रही है मून को, यानी कि अब यहाँ पे हर बोला गया है, यानी कि पोम में सी को एक फीमेल कंसिडर करा गया है, तभी क्या वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, शी, ही, हर, सॉरी। तो बेसिकली पोम में सी जो है एक फीमेल कंसिडर है, तो क्या वो अपना समुद्र का वाटर दे रही है मून को, हर एक्वेटिक लाइफ, यानी उस सी में जितने भी मराइन एनिमल्स रहते हैं या जितने भी प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे है, पानी की दुनिया के जीव जंतु, क्या वो दे रही है मून को, हर बूजम यानी अपना चेस्ट दे रही है, या हर लाइट। अब सी की तो कोई लाइट ऐसा सच होती नहीं, लाइट तो मून की ही होती है। तो क्लियरली जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर सी, हर बूजम, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द गॉड्स मेंशन्ड इन द पोम। अब आपकी पोम में कुछ गॉड्स, कुछ भगवानों के नाम मेंशन्ड है, तो वो कौन से गॉड्स हैं। सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोटियस एंड ट्राइटन, ऑप्शन बी एप्रोडाइट एंड हेस्टिया, ऑप्शन सी शिवा एंड कृष्णा, या ऑप्शन डी जेयस एंड एथेना। तो क्लियरली हमें पता है कि शिवा एंड कृष्णा तो नहीं है, क्योंकि इस पोम में, क्योंकि एक फॉरेन कल्चर की पोम है ये, तो उन्होंने कुछ फॉरेन गॉड के बारे में मेंशन किया था, हमने पोम जैसे पढ़ी भी हुई है। जियस एंड एथेना बिल्कुल भी नहीं था, हमें क्लियरली पता है, एंड एप्रोडाइट एंड हेस्टिया भी नहीं था। दैट मीन्स प्रोटियस एंड ट्राइटन जो है हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमने पोम में पढ़ा था। प्रोटियस एक ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड हैं जो फ्यूचर फोरसी कर सकते थे और प्रिडिक्ट कर सकते थे कि हमारा आने वाला कल, यानी फ्यूचर, भविष्य क्या होने वाला है। और ट्राइटन एक वो गॉड थे, ये भी ग्रीक माइथोलॉजी के थे, जो कि पानी में रहते थे। इनकी हाफ बॉडी मैन यानी आदमी की थी और आधी बॉडी थी डॉल्फिन की, डॉल्फिन जो फिश होती है। तो जब भी बहुत वेव्स यानी कि बहुत तेज लहरें, स्ट्रॉन्ग और बहुत घुर्राती हुई लहरें उनकी तरफ आती थी, तो वो अपना शेल, ऐसे लंबा सा शेल या कूच जिसको हम बोलते हैं, वो बजाते थे, ताकि वो इन
एंग्री वेव्स को, इन गुस्सेल जो वेव्स आ रही हैं यानी कि जो लहरें आ रही हैं उनको काम करे, उनको शांत करने के लिए वो अपना कूंच बजाते थे और लहरें फिर शांत हो जाती थी। सो ऑप्शन नंबर ए, प्रोटियस एंड ट्राइटन आर द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोम कंपेयर द विंड टू? अब पोम में विंड यानी चलती हुई हवा को किस चीज से कंपेयर किया गया है, यानी किस चीज से उसकी तुलना की गई है? तो ऑप्शंस हैं ए माउंटेन, बी बर्ड्स सिंगिंग कि चिड़ियाएं गाना गा रही हैं, सी ट्राइटन गॉड से यानी वही गॉड जो आधे इंसान और आधे डॉल्फिन होते हैं और जो वेव्स को काम करने के लिए अपना कूंच या शेल बजाते हैं, या डी स्लीपिंग फ्लावर्स। तो क्लियरली हमने पोम में पढ़ा है कि ऑप्शन नंबर डी स्लीपिंग फ्लावर्स आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि पोएट कहते हैं कि जो विंड है अब स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह हो गई है हम इंसानों के लिए। यानी सी यानी पानी के ऊपर जो तेज हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वो इतनी सुंदर लगती हैं और जब वो ठंडी हवाएं हमारे मुंह पे लगती है या हम जब उन्हें फील करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम इंसान अपनी ज़िंदगियों में इतना बिजी हो चुके हैं, इतना ज़्यादा मनी ओरिएंटेड यानी पैसे कमाने की दौड़ में भागने लगे हैं कि हम ये ब्यूटीफुल नेचर की चीज़ों को ध्यान ही नहीं दे रहे। और अब ये चलती हुई हवाएं, ये जो विंड है हमारे लिए स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह हो गई है, यानी मुरझाए हुए फूलों की तरह हो गई है जिस पे हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो क्लियरली जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया कि इस तरीके से आपके पोम में एक्सप्लेनेशन है, विंड को स्लीपिंग फ्लावर्स से कंपेयर किया है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट लाइन डज द स्पीकर सजेस्ट दैट वी आर कनेक्टेड विथ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड? अब जो स्पीकर है यानी जो हमारे पोएट हैं वो एक कुछ लाइन पोम में लिखते हैं और हमें बताते हैं कि वी यानी हम सब, हम इंसान, हम ह्यूमंस जो हैं वो कनेक्ट हो गए हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, उस दुनिया में जहाँ सब लोग मनी ओरिएंटेड हैं, पैसे कमाने की दौड़ में भाग रहे हैं, बस हमें कमाना है और खर्च करना है। तो ऐसी कौन सी लाइन है पोम की जिसको पढ़ के हमें ये प्रतीत होता है, हमें ये समझ में अंडरस्टैंडिंग आती है हमें कि हम इंसान जो है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी पैसों की भरी दुनिया और ऐशो आराम की दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं और नेचर, इस ब्यूटीफुल खूबसूरत नेचर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर। तो ऑप्शंस है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, हम थोड़ा सा ही देख रहे हैं उस नेचर में जो हमारा ही है, हमारा ही ये कुदरत है। तो इसमें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से तो रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा मुझे। नेक्स्ट, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स। गेटिंग यानी कमाना, यानी यहाँ पे गेटिंग का मीनिंग बोल रहे हैं कि गेट यानी पैसे लेने, पैसे कमाने एंड उसके बाद उस पैसे को स्पेंड करने, खर्च करने में हम लग गए हैं। वी ले वेस्ट आर पावर्स, हम लोग हमारी पावर्स, वो ताकतें जो सिर्फ इंसानों को मिली है इस ब्यूटीफुल नेचर और कुदरत को फील करने की, उसको हम सब वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं कमाने के लिए। तो आई गेस ये कुछ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। आगे ऑप्शंस देखते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस एंड सून, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस यानी हम लोग इस दुनिया से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं और हम लोग विथ अस एंड सून, सून यानी पहले भी ऐसा होता था और अब भी ऐसा हो रहा है, इस वजह से आने वाला कल भी ऐसा ही होगा कि हम सिर्फ नेचर को नहीं वर्ल्ड से टू मच हो जाएंगे यानी इस दुनिया से बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे पैसों से रिलेटेड मुझे कुछ साउंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। अब ये सॉर्डेड बून का मतलब क्या है? सॉर्डेड बून का मतलब होता है लालच भरा वरदान। बून यानी ब्लेसिंग, वरदान, और सॉर्डेड यानी लालच से भरा। तो हम जो इंसान हैं, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपना दिल जैसे समझो दे ही दिया है और हम एक तरीके से पत्थर दिल बन गए हैं जो ध्यान ही नहीं दे पा रहे इस ब्यूटीफुल नेचर पे और नेचर की खूबसूरत चीज़ों पे। और हमारे लिए तो जैसे ही ये नेचर एक सॉर्डेड बून बन गया है यानी लालच भरा वरदान, एक वरदान तो भर गया लेकिन हम लोग पूरे लालच से भर चुके हैं। तो ये भी एक ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्लियरली इसमें समझ में आ रहा है कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी पावर्स वेस्ट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो मोर करेक्ट आंसर है मुझे ऑप्शन बी लग रहा है। लेट्स चेक। यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस? अभी जो आपका टाइटल है, पोम का नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसका मीनिंग क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं। नंबर ए, पीपल हैव बिकम वेरी कंसर्न्ड विथ वर्ल्डली मटीरियल थिंग्स। जो पीपल है, जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, हमेशा किस बारे में चिंतित रहते हैं, किस बारे में सोचते रहते हैं? वर्ल्डली, दुनिया की जो मटीरियल थिंग्स है, यानी कि पैसों से भरी जो चीज़ है कि हमें तो कमाना है, खर्च करना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा बंगला लेना है, और उसके बजाय या बड़ा बिजनेस खोलना है, और उसके बदले भले हमें पूरा फॉरेस्ट काटना पड़ जाए अपने फैक्ट्री डालने के लिए, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो भी चलेगा। तो लोग अपने वर्ल्डली दुनिया के जो दुनिया के मतलबी लोग हैं, ये जो हैं, वो मटीरियल थिंग से जुड़ गए हैं। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। और ऑप्शंस देखते हैं। पीपल आर फॉरगेटिंग अबाउट देयर मदर टंग। लोग अपनी मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा के बारे में भूल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ भी इस पोम में एक्सप्लेन करा गया है मदर टंग से रिलेटेड। पीपल आर बिकमिंग कंसर्न्ड फॉर नेचर। लोग इतने अच्छे हो गए हैं कि नेचर यानी कुदरत के लिए कंसर्न्ड हो गए हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी उल्टी बात हो रही है पूरे चैप्टर में, पूरी पोम में, कि एक, क्योंकि जो ये टाइटल है ये एक कंप्लेन है। ये बेसिकली पोएट ने एक कंप्लेन करी है हम लोगों से कि आप लोग बहुत ज़्यादा जुड़ गए हो इस दुनिया की मटीरियलिस्टिक चीज़ों से और नेचर से बिल्कुल कंसर्न्ड नहीं हूँ। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव, यानी ऊपर से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द ट्राइटन गॉड? अब जो ट्राइटन गॉड के बारे में मेंशन किया है आपकी पोम में, उनकी क्वालिटी क्या है? क्या उनकी क्वालिटी है, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक है जिससे वो काफी फेमस है और जाने जाते हैं? तो ऑप्शंस है, ही ऑलवेज रिमेन्स इन सॉलिट्यूड। वो हमेशा सॉलिट्यूड में रहते हैं, यानी एकांत में रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी पिछले 1-2 क्वेश्चंस में ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो वो एकांत में तो बिल्कुल नहीं रहते। ही डांसेस टू प्लीज स्ट्रॉन्ग वेव्स। जो स्ट्रॉन्ग वेव्स यानी गुस्से से भरी लहरें उनकी तरफ आती हैं, उनको काम करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए, यानी उन्हें खुश करने के लिए उन लहरों को वो डांस करते हैं, वो नाचते हैं नहीं। वो लहरों को शांत करने के लिए नाचते नहीं है, वो अपना कूंच या जो अपना शेल है वो बजाते हैं, तो उससे जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं वो शांत हो जाती थी। डांस तो वो नहीं करते थे। ही ब्लोज हिज कूंच इन ऑर्डर टू काम द वेव्स। यस, तो ये एक राइट ऑप्शन है कि वो अपना कूंच यानी अपना शेल बजाते थे इतना लंबा सारा, ताकि वो वेव्स को, तेज आती हुई लहरों को काम कर पाए यानी शांत कर पाए। तो यस, सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ऑप्शन, सो ऑल तो नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी is the right option to this question. Next, why is the speaker dissatisfied with the way that human beings have been their lives? अब जो हमारे स्पीकर है यानी जो हमारे पोएट है वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड है, यानी अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, मतलब इस चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है कि कैसे ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमारे पोएट खुश नहीं है कि ह्यूमन बींग्स इस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं? तो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, ही बिलीव्स दैट दे आर लेजी एंड विल नेवर चेंज। पोएट को लगता है कि ह्यूमंस बहुत लेजी हैं, बहुत आलसी हैं और कभी भी नहीं बदलेंगे। तो ऐसे कुछ भी लाइन आपकी पोम में गिवन नहीं है और ना ऐसा कुछ भी बोला गया है, तो ये तो नहीं है। ही थिंक्स दैट पीपल हैव द पोटेंशियल टू चेंज देयर लाइफ्स। पोएट को लगता है कि लोगों में पोटेंशियल है यानी कैलिबर है, वो जुनून है जिससे वो अपनी बेकार लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ पोम में मेंशन्ड है ही नहीं, क्योंकि पोएट यहाँ पे पोम में सिर्फ क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि हम लोग दुनिया की मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत जुड़ गए हैं और नेचर की खूबसूरत चीज़ों को ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, और हमारा दिल इतना पत्थर दिल हो गया कि देखना भी नहीं चाहते हम। He feels that people are living their lives according to the ways of nature and admires the beauty of nature. पोएट को लगता है कि जो लोग हैं वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ नेचर, जैसा नेचर, जैसा कुदरत है उस हिसाब से हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, और जो नेचर की ब्यूटी है, जो खूबसूरती है कुदरत की, उसको एडमायर कर रहे हैं यानी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम तो नेचर के हिसाब से चल ही नहीं रहे और ना ही उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं यानी पसंद कर रहे हैं। इसी चीज़ की तो वो कंप्लेन कर रहे हैं हमसे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। ही फील्स दैट पीपल आर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव
एंड इग्नोरेंटली लिविंग देयर लाइव्स विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द नेचर। यस, ये एक राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ये बोल रहे हैं कि जो पोएट है उन्हें ऐसा लगता है कि जो पीपल हैं, लोग हैं, बहुत सेटिस्फाइड है यानी संतुष्ट हैं कि कैसे वो लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं इग्नोरेंटली, यानी इग्नोर कर रहे हैं कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में से नेचर को, वो इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुश हैं और मस्त हैं विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द नेचर, और नेचर के बारे में बिल्कुल कंसर्न्ड नहीं है, चिंतित नहीं है कि नेचर में क्या प्रॉब्लम है, क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या पोल्यूशन हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। नेचर, एनवायरनमेंट, कुदरत जाए भाड़ में, हम तो अपना जिएंगे, अपना कमाएंगे, खर्चेंगे और अपनी लैविश लाइफ जिएंगे। तो यही एक चीज़ है जिससे हमारे जो स्पीकर यानी जो हमारे पोएट है वो डिससैटिस्फाइड है यानी नाखुश हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, and are up gathered now like sleeping flowers. Which poetic device is used in the above line? अब ये जो लाइन है, आपकी पोम की लाइन है, इसका मतलब है कि हम जो इंसान है वो अब गैदर्ड हो गए, यानी कि बिल्कुल चिंतित नहीं है नेचर के बारे में, और नेचर की खूबसूरत चीज़ें जैसे माउंटेन, विंड, रिवर, इन सबको बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इग्नोर करके अपनी लाइफ खुशी से जी रहे हैं। और अब ये सारी ब्यूटीफुल नेचर की चीज़ें हमारे लिए स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह हो गई है, यानी कि मुरझाए हुए फूलों की तरह हो गई है। जैसे मुरझाए हुए फूलों को कोई नहीं देखता, उसी तरह इन ब्यूटीफुल नेचर की चीज़ों को हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, हम अब गैदर्ड हो गए, यानी इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो ऑप्शंस है ए ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन का मतलब होता है कि जो आपके वावल्स होते हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अगर दो शब्द एक साथ आ रहे हैं और उनके पहले लेटर सेम कॉन्सोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एच, एच वावल नहीं है, एच एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या कोई दो शब्द साथ में आ रहे हैं और उनके पहले लेटर एच या कोई दूसरा कॉन्सोनेंट सेम है? देखते हैं, नहीं, दैट मीन्स ऑलिट्रेशन नहीं है। दूसरा है सिमिली। सिमिली में आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हो, लेकिन कंपेयर करते वक्त दो शब्दों का इस्तेमाल करते हो, जैसे लाइक या फिर एज। ओके, तो देखें, यस, कंपैरिजन हुआ है, हम इस नेचर का कंपैरिजन हुआ है स्लीपिंग फ्लावर से, यानी नेचर जो है वो मुरझाए हुए फूल की तरह हो गए हैं। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन यानी तुलना हो रही है और बीच में शब्द यूज हुआ है लाइक। तो यस, ये एक सिमिली है। आगे ऑप्शंस देखते हैं। हाइपरबोल। हाइपरबोल वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें हम लाइन इस तरीके से लिखते हैं जैसे कोई हाइपर बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बड़ा चढ़ा के बताई हुई बात है, सिंपल कंपेयर करा गया है कि भाई नेचर को लोग स्लीपिंग फ्लावर्स यानी मुरझाए हुए फूल की तरह कंसिडर करने लगे हैं, तो हाइपरबोल भी नहीं है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें एक लाइन में दो वर्ड्स साथ में आते हैं, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, और दोनों के जो मीनिंग्स है वो ऑपोजिट होते हैं, जैसे बिग, स्मॉल, गुड, बैड। तो मुझे नहीं लगता, यहाँ पे हमें दिख भी नहीं रहा है कि कोई भी शब्द यहाँ पे एक साथ दो शब्द हैं और दोनों के मीनिंग्स ऑपोजिट है, तो ऑक्सीमोरॉन भी नहीं है। दैट मीन्स द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सिमिली। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्टोरी फोकस ऑन। अब ये जो आपकी पूरी पोम है, ये पूरी जो कविता है किस पर फोकस कर रही है, किस पे बहुत ज्यादा रोशनी डालने की कोशिश कर रही है? तो ऑप्शंस है द विंड ऑलवेज हाउलिंग। ये जो विंड है वो हमेशा हाउल करती है, यानी कि जब समुद्र के ऊपर चलती है तो इस तरीके से तेज तेज चलती है जैसे विंड हाउल कर रही हो, यानी कि चीख रही हो, स्क्रीमिंग। कभी कभी हवा के चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आती है, जब हवा चलती है तो हमें आवाज़ आती है कि कोई चीख रहा है। तो क्या ये जो पोम है इस चीज़ पे फोकस कर रही है पोम में? नो। दैट ह्यूमन्स आर आउट ऑफ ट्यून, कि जो ह्यूमन्स हैं, हम जो इंसान है वो आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, यानी जैसे गिटार बजता है या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है, जब हम उसे सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ट्यून के बाहर बजने लगता है कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो हम क्या बोलते हैं, अरे कैसा बजा रहा है भाई, या कैसा गा रहा है सिंगर, ट्यून में ही नहीं गा रहा है। यस, तो हम जो इंसान है वो आउट ऑफ ट्यून हो गए, यानी कि हम भटक गए हैं अपने सही रास्ते से। हमें बेसिकली होना चाहिए कि ठीक है हम अपनी लाइफ जी रहे हैं लेकिन नेचर को कंसर्न करते हुए चलना है, लेकिन हमने तो नेचर को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है और सिर्फ अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, अपनी दुनिया में जी रहे हैं। तो यस, ये एक ऑप्शन
बिल्कुल हो सकता है कि हम आउट ऑफ ट्यून हो गए, यानी बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है हमारे नेचर को। ह्यूमन्स हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे फॉर नेचर, इंसानों ने अपना दिल जैसे निकाल दिया है फॉर नेचर, नेचर के लिए, यानी पत्थर दिल बन गए। नेचर में क्या पोल्यूशन हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, हमें कोई उससे फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी, यानी बी एंड सी ऑप्शन दोनों, तो क्योंकि दोनों सही है तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि बी एंड सी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट से दे वुड रादर बी। अब पोम में जो पोएट है वो कंप्लेन कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था कि कंप्लेन है उनकी तरफ से ये पोम, कि हम इंसानों ने नेचर को छोड़ के इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेचर में क्या हो रहा है। तो पोएट बोलते हैं अपनी कंप्लेन में कि इससे अच्छा तो मैं डैश बन जाऊं, इससे अच्छा तो मैं डैश बन जाऊं। तो क्या बन जाऊं, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या, इससे रादर मतलब इससे अच्छा तो मैं ये बन जाऊं। तो वो ये क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं। ऑप्शंस हैं अ हर्मिट, जो पोएट है वो हर्मिट बनना चाहते हैं, यानी एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल सॉलिट्यूड यानी एकांत में एक जगह रहते हैं और अपना रिलीजियस डिसिप्लिन करते हैं, यानी कि अपने ज्ञान की बस तपस्या करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है आपकी पोम में। अब पैगन, पैगन पुराने ज़माने में एक तरीके के लोग होते थे और इनका एक अपना सेपरेट रिलीजन होता था, यानी धर्म होता था। ये कोई भी मेन रिलीजन को, जैसे क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम्स हो गए, हिंदू हो गए, उनको नहीं मानते थे। इनका अपना खुद का रिलीजन होता था। ये सिर्फ एक चीज को मानते थे और वो होता था नेचर, कुदरत, और इनका धर्म उसी अकॉर्डिंग चलता था। नेचर को बेस रख के इनका पूरा नेचर, इनका पूरा रिलीजन चलता था। तो पोएट कहते थे इससे अच्छा तो आई रादर बी अ पैगन, इससे अच्छा तो मैं पैगन बन जाऊं, जो किसी धर्म को, किसी रिलीजन को ना मानूं और पैगन बन जाऊं, यानी जो सिर्फ नेचर को मानते हैं और उनका धर्म एक ही धर्म होता था, नेचर। तो यस, बिल्कुल क्लियरली पैगन सही है और यही आपकी पोम में मेंशन भी है। अब बेगर यानी भिखारी, पोएट कह रहे हैं मैं भिखारी बन जाऊं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एन एक्टर, पोएट कह रहे हैं मैं एक एक्टर बन जाऊं, एक अभिनेता बन जाऊं, तो ये भी बहुत स्टूपिड ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर बी, अ पैगन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, oh finish. So children, here we come to the end of this session. I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो YouTube पे अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप वेबसाइट पे जाइए which is magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा जहाँ इंग्लिश हॉर्नबिल, इंग्लिश वोवन वर्ड्स, इंग्लिश स्नैपशॉट्स, सबके ऑप्शंस अलग से गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आपको वोवन वर्ड्स के कोई वीडियोस देखने तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे चैप्टर के। फॉर एग्जांपल मुझे ये चैप्टर देखना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है मेरे पास कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना हिंदी चैनल भी स्टार्ट किया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डू नॉट forget to like, subscribe and share our YouTube channel, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।